गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर 1 चल रहा है, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश, या आप कह सकते हो कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। इस कड़ी में आज का ये पार्ट 9 होगा, क्योंकि पार्ट 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग होगा। डैट मीन्स थियोरेटिकली ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब न्यूमेरिकल पोर्शन बचता है। अब वो आप लोग बताएंगे कि न्यूमेरिकल अभी कराना है कि या एग्ज़ाम के जस्ट जब नज़दीक आप पहुंचेंगे उस समय न्यूमेरिकल होना है। तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। अदरवाइज हम सेकंड चैप्टर में गॉसेस लॉ में चले जाएंगे। तो ठीक है, आज के टॉपिक पे आते हैं। वैद्युत द्विध्रुव हम लोग पढ़ चुके हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ चुके हैं। तो अब ये वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसी के बारे में आज पढ़ना है। तो हेडिंग ये है आपकी, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिमिलरली सिंपल इसके लिए देखो, एक सिंपल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिखाया है जिसका एरो हेड लेफ्ट टू राइट की तरफ है और वेक्टर ई द्वारा दिखाया है। अब इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव हमने रखा है और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उससे थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया। देखो यहाँ पर थीटा ये हमने शो किया है, ठीक है। अब टेंडेंसी क्या होगी वैद्युत द्विध्रुव को अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन के अलोंग इसको अलाइन करने का प्रयास करेगा, अर्थात इस वैद्युत द्विध्रुव को अपनी दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा। संरेखित करने का प्रयास मीन्स इसको रोटेट करके अपने डायरेक्शन में लाएगा। अभी कुछ एंगल ऐसा है तो इसको रोटेट करके ऐसा लाने का प्रयास करेगा। और अगर ऐसा करेगा तो क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या निकालना है, आघूर्ण एक बनेगा, वही इस हेडिंग में हमें पढ़ना भी है। तो ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस जो हम हमेशा कहें कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो आवेश जिनके परिमाण बराबर किंतु प्रकृति विपरीत, एक दूसरे से अल्प दूरी, और अल्प दूरी को हमने हमेशा 2l लिखा था। तो देखो यहाँ से ये डिस्टेंस 2l है, यहाँ से यहाँ टोटल इसी को 2l हमने यहाँ पे दिखाया है। क्लियर है बात। अब देखो ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है। तो आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसकी दिशा अगर दिखाना चाहो तो जिसको हम P से दिखाते हैं, वेक्टर P से दिखा सकते हो, छोटे से अक्षर में लिखा है 2l। P मत समझ लेना, 2l डिस्टेंस है और ये P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बता रहा है। अब यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश। तो वैद्युत द्विध्रुव के ये दोनों जो आवेश हैं, हम जानते हैं कि किसी आवेश पर बल निकालने का फार्मूला क्या है, E इक्वल टू अगर F अपान Q होता है तो F इक्वल टू QE लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी फोर्स लगेगा QE और यहाँ पर भी फोर्स लगेगा QE, बट दोनों में डिफरेंस क्या होगा वो समझना है। डिफरेंस क्या है कि अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस क्यू आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल जो है उसकी दिशा होती है। ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं। तो ये देखो यहाँ पर हमने इस डायरेक्शन को दिखाया QE, ठीक है। F इक्वल टू QE कैसे आया, E इक्वल टू F अपान Q वाले फार्मूले से। और यहाँ पर अगर नेगेटिव आवेश है तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स की डायरेक्शन होती है, ये दिमाग में रखिएगा। ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं लेक्चर में। तो ये डायरेक्शन हुई QE, यानी नेगेटिव पर क्या होती है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी, और पॉजिटिव चार्ज का उस पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी। अब सीधी सी बात है, देख लो कि अगर ये QE यहाँ भी, QE यहाँ भी, दोनों सेम ही हैं, और इसमें देखो एक राइट साइड में लग रहा है और एक लेफ्ट साइड में लग रहा है। डैट मीन्स दोनों इक्वली एकदम मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। इक्वली मीन्स यही हम कहना चाह रहे थे कि मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। तो नेट फोर्स क्या होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर वैद्युत द्विध्रुव को हमने रखा है तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा, नल, शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर हमने ये मार्कर लिया और इधर से कोई हम नीचे से एक फोर्स लगाए इस डायरेक्शन में और इधर से कोई लगाए इस डायरेक्शन में, अगर दोनों सेम ही हैं तो जितना ऊपर उतना ही नीचे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बट अब ध्यान से देखो, अगर एक यहाँ लगा और एक दूसरा यहाँ लग जाए
तो क्या होगा, अगर इक्वल एंड अपोजिट है तो ये अगर नीचे की ओर आ रहा है ये ऊपर की ओर ले जाएगा, तो एक दूसरे का सपोर्ट ही तो कर रहा है। डेट मीन्स ये कपल ऑफ फोर्सेस, दो फोर्स है जो बलों के युग्म हो गए जोड़े में, एक नीचे जो ब्लू मार्कर से दिखा रहे हैं और एक रेड मार्कर से जो ऊपर दिखा रहे हैं, और ये आप इलेक्ट्रिक डायपोल समझ लो। तो अगर दोनों एक माइनस क्यू अगर इस साइड को समझ लिया, प्लस क्यू इस साइड को, तो होगा क्या, रोटेट करने की कंडीशन में आ जाएगा और इसी को कहते हैं आघूर्ण। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है अगर हमने वैद्युत ध्रुव को, तो वही आघूर्ण निकालना है। तो आघूर्ण निकालने का बहुत आसान सा फार्मूला आपने क्लास 10th 11th में पढ़ा होगा कि आघूर्ण बल गुणा दूरी आपने पढ़ा होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्लास 10th तक आपने ये पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आप अगर इसको हायर क्लास में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, तो ये दिक्कत है क्योंकि ये अधूरा है, इनकम्प्लीट है जो आप फार्मूला बोल रहे हैं। बल आघूर्ण क्या होगा, बल गुणा बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, मतलब फोर्स मल्टीप्लाइड बाय बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, डेट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है बात। तो अब देखो यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स निकालें कैसे, तो अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, दिख रहा होगा, और एक लाइन यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर दिया हमने, तो ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। यहाँ से देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और ये जो बल है इन दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स को ही लेना है, ठीक है, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम एग्जैक्टली इक्वल हैं। तो अगर F अगर इस डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमें नहीं मालूम है, या तो आप A B C भी लिख दे, तो यहाँ A से C लिख सकते हो, या आप सिंपली कह दो कि यहाँ से यहाँ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हमने यक्स नाम दे दिया, तो यहाँ लिख दिया F इंटू यक्स। अब ये यक्स निकले कैसे, आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में जो रिजल्ट देता है वो कौन देता है, साइन थीटा। तो आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल साइन थीटा। ट्रायंगल का नाम दिया नहीं हमने, अगर चाहो तो आप ABC ऐसा करके नाम दे दो, तो यहाँ लिख सकते हो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। इसको हटा ही देते हैं, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं कि ट्रायंगल ABC में क्या है भाई, हमें तो चाहिए ये एंगल, ये थीटा था, आप जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, अगर वो थीटा था तो यहाँ भी ये हिंदी में संगत कोण कहते हैं, अदरवाइज करस्पॉन्डिंग एंगल एक ही और बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये हो गया थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, यक्स ऑब्लिक हाइपोटेनियस ए से लेकर सी तक, और इसी डिस्टेंस को हमने 2l कहा था, तो 2l, देयरफॉर यक्स इक्वल टू आप क्या बोलोगे, 2l साइन थीटा। अब यही वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर देते हैं। अब देखो F इक्वल टू क्यू ई, मैग्नीट्यूड यहाँ लिखा हुआ है क्यू ई, चाहिए इंटू क्या है, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। अब अपना दिमाग थोड़ा सा यहाँ खर्च करना होगा आपको। हम लोग पढ़ चुके हैं Q इंटू 2l यही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है, उसको अलग कर लो, Q इंटू 2l इसको अलग कर लिया, बाकी E इंटू साइन थीटा है, आराम से रख दो E इंटू साइन थीटा, और इसको हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं P, और जो बचा हुआ है PE साइन थीटा, यही आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हुआ। क्लियर है बात। अब इसका डायमेंशन और यूनिट भी देख लिया जाए, तो मात्रक क्या होगा, यूनिट बहुत आसानी से दिख रहा होगा, है क्या, फोर्स इंटू डिस्टेंस ही तो है, डेट मीन्स फोर्स का मात्रक न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, कंप्लीट। और अगर इसकी डायमेंशन बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, फोर्स की डायमेंशन MLT-2 और डिस्टेंस की डायमेंशन L, डेट मीन्स ML2T-2। आप देखेंगे एग्जैक्टली वर्क के डायमेंशन के एग्जैक्टली इक्वल है,
यानी टॉर्क का, वर्क का और जितनी प्रकार की एनर्जीज में होती है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, सबकी यही होती है। आइए अब इसका थोड़ा सा स्पेशल कंडीशन देख लेते हैं कि वो क्या होता है। ठीक है, हाँ तो देखिए स्पेशल कंडीशन में हम चाहते हैं मैक्सिमम टॉर्क कब होगा और मिनिमम टॉर्क कब होगा। तो टॉर्क का एक फार्मूला निकाला जा चुका है, PE sin थीटा। तो आप देखो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, और 1 कहाँ मिलता है, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए। यही देख रहे हो, ये थीटा इस तरह घुमा के रखा गया, यानी इसको रोटेट करके जो ऐसा बन रहा है इसको रोटेट करके ऐसा ले आए तो टॉर्क मैक्सिमम होगा एग्जैक्ट परपेंडिकुलर विथ रेस्पेक्ट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, टाउ मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम हो जाए, जब साइन थीटा मैक्सिमम हो। और साइन थीटा मैक्सिमम आप जानते हो, साइन थीटा मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या होती है 1, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे आता है ये 1, यानी टाउ मैक्स की कोई बात करे आपसे तो अब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो चुकी, तो PE इंटू 1 डैट मीन्स PE। और इसी तरह फिर हम जानते हैं सिंस टाउ इक्वल टू PE sin थीटा, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, देन टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा, फिर अगेन साइन थीटा पर, और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0। तो टॉर्क विल बी मिनिमम, टॉर्क विल बी मिनिमम व्हेन साइन थीटा विल बी मिनिमम। सिंपल सी बात है कि कब होगा मिनिमम, जब साइन थीटा मिनिमम होगा। और साइन थीटा हम लोग जानते हैं, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0, डैट मीन्स डैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो डैट मीन्स क्या हो गया, फाइनली आप क्या बोल सकते हो कि टाउ मिनिमम इज इक्वल टू 0, यानी मिनिमम टॉर्क 0 होगा और मैक्सिमम टॉर्क PE होगा। 0 का मीनिंग भी समझ लो कि अगर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ये था और हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसे रखा था, ठीक है। अब 90 डिग्री वाला केस तो ये हो गया, लेकिन अगर दिख ना रहा हो तो ऐसे देखने के प्रयास करो, ठीक है, ऐसे। अब अगर 0 डिग्री होगा तो डैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के अलाइन कर दिया, यानी इसी के ऊपर समझ लो कि जैसे लेटा हुआ है सेम, तब इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, यानी टॉर्क 0, थीटा इक्वल टू 0 पर बहुत आसानी से आपको ये मैक्सिमम मिनिमम दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक, नए हेडिंग, नए टॉपिक, नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।